हेलो एवरीवन। हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मॉड्यूल 2 यानी डिजास्टर्स के बारे में। ठीक है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग का ये मॉड्यूल सेकंड है जिसमें हम लोग डिजास्टर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि डिजास्टर होता क्या है। अगर आपने हमारा बाकी वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा क्योंकि सारा चीज हमारा क्या इंटरलिंक्ड है। तो डिजास्टर मतलब आपदा होता है। लास्ट क्लास आपको बताया था कि डिजास्टर का मतलब क्या होता है, आपदा होता है। तो अब ये जो आपदा होता है इससे क्या होता है, जान माल का नुकसान होता है या फिर अर्थव्यवस्था खराब होता है या आसपास का वातावरण हमारा जो है खराब होता है, उसको नुकसान होता है। डिजास्टर यानी कि आपदा, जब भी कोई डिजास्टर आता है तो इससे हमारा क्या होता है, डिसरप्शन होता है। ठीक है। या फिर हमारा जो है बैलेंस बिगड़ता है। बात समझ में आ रही है। हमारा क्या होता है, डिसरप्शन होता है या फिर हमारा जो है बैलेंस बिगड़ता है और हमारा जो भी कम्युनिटी या सोसाइटी है, ठीक है, या फिर जो भी इंसान है, कोई सामान है, वस्तु है, देश का अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण है, वो सबको नुकसान पहुंचता है। जैसे मान के चलो बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया तो आसपास का क्या होगा, आसपास में जितना भी गांव घर है सब डूब जाता है। उसके बाद कुछ घर मकान बह भी जाता है। ठीक है। जमीन खराब हो जाता है। बात समझ में आ रही है। आम जीवन का, सॉरी, आम लोगों का जनजीवन जो है त्राही त्राही हो जाता है। तो ये सब चीज हमारा किस में देखने को मिलता है, डिजास्टर। डिजास्टर यानी कि आपदा हो गया। ठीक है। अब डिजास्टर आपका दो तरह का हो सकता है, या तो नेचुरल हो सकता है या फिर मैनमेड हो सकता है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक डिजास्टर, जैसे कि बाढ़ आ गया, लैंडस्लाइड हो गया यानी भूकंप आ गया। समझ में आ रही है। या फिर साइक्लोन हो गया या फिर ड्राउट हो गया, ये सब क्या नेचुरल डिजास्टर है। मैनमेड जिसको कि इंसान ने बनाया। ठीक है। जैसे कि आपका मैनमेड में क्या हो जाएगा, मान के चलिए कहीं आग लग गया। बात समझ में आ रही है। कहीं पे केमिकल फैल गया, जैसे भोपाल गैस में गैस हमारा लीक हो गया था, वातावरण में फैल गया था भोपाल गैस ट्रेजेडी में। ठीक है। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, मैनमेड डिजास्टर हो जाएगा। या फिर इस दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, नेचुरल या मैनमेड हो सकता है, या फिर इस नेचुरल मैनमेड का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। नेचुरल मतलब जिसको प्रकृति ने बनाया, मैनमेड मतलब जिसको इंसान की हरकतों की वजह से बनाया। चलिए, तो ये आपका हो गया भूकंप वाला, आप देख सकते हैं फिगर। ठीक है। दूसरा फिगर आपको हम दिखाते हैं किस चीज का, ड्राउट का। ड्राउट मतलब सुखाड़, मतलब बहुत देर दिन तक अगर उस एरिया में पानी नहीं आ रहा है, वाटर टेबल बहुत नीचे जा चुका है, बरसात हुआ ही नहीं तो जमीन फटने लगता है और सुखाड़ का एकदम माहौल बन जाता है। तो ये आपका ड्राउट हो गया और ये आपका क्या हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं डिजास्टर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। डिजास्टर को कैसे कैसे बांटा गया, तो मेनली हम लोग जो है डिजास्टर को चार कैटेगरी में बांटे हैं। क्लासिफिकेशन सब जब भी आता है तो क्लासिफिकेशन किसी न किसी चीज के आधार पे होता है। ठीक है। तो डिजास्टर यानी आपदा को हम लोग किस किस आधार पे बांट सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है नेचुरल डिजास्टर, जो कि प्रकृति की वजह से होता है। दूसरा हमारा होता है मैनमेड डिजास्टर, जो कि इंसान की हरकतों की वजह से होता है। तीसरा होता है बायोलॉजिकल डिजास्टर। ठीक है। और चौथा होता है हाइब्रिड डिजास्टर। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग डिजास्टर को मेनली चार कैटेगरी में बांट सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि करके किसका क्या मतलब होता है। नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदा। ठीक है। प्राकृतिक आपदा करने का मतलब कॉज्ड बाय नेचुरल फेनोमेना। ठीक है। आपका प्रकृति में अगर किसी तरह का घटना घटता है जिसको आप लोग नेचुरल फेनोमेना कहते हैं, तो उसके वजह से अगर डिजास्टर हुआ तो उसको क्या कहेंगे, नेचुरल डिजास्टर कहेंगे। इसका कॉमन एग्जांपल क्या हो जाएगा नेचुरल डिजास्टर का, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, फ्लड यानी बाढ़, साइक्लोन हो गया, ड्राउट सुखाड़ हो गया, लैंडस्लाइड वगैरह हो गया, सुनामी हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। तो ये सब इसका एग्जांपल हो जाएगा किसका, नेचुरल डिजास्टर का। दूसरा मैनमेड डिजास्टर। मैनमेड डिजास्टर किसके वजह से होता है, देखिए ये आपका फ्लड का फोटो हो गया, मस्त फोटो है फ्लड का। यहाँ पे बाढ़ आया हुआ है, लोग क्या कर रहे हैं, पानी में तैर करके ट्यूब के सहारे अपना एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट हो रहा है। दूसरा हमारा क्या, मैनमेड डिजास्टर। मैनमेड डिजास्टर किसके वजह से होता है, रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन एक्शंस। ह्यूमन एक्शंस मतलब इंसान के हरकतों की वजह से होता है। ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं इसका कॉमन एग्जांपल क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, न्यूक्लियर रेडिएशन, केमिकल स्पिल, ऑयल स्पिल, टेररिज्म। ठीक है। अगर कोई इंडस्ट्री में, कारखाना में दुर्घटना हो गया तो वो क्या, मैनमेड डिजास्टर है। न्यूक्लियर रेडिएशन हो गया, वो भी मैनमेड डिजास्टर है। कहीं पे कोई केमिकल फैल गया या लीक कर गया। ठीक है। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था, हमारा केमिकल जो है हवा में फैल गया था। तो उस तरह का जो घटना है वो भी क्या, मैनमेड डिजास्टर है। या फिर कहीं पे तेल फैल गया, आग लग गया, टेररिज्म हो गया, टेररिस्ट अटैक सब हो गया, तो वो सब भी क्या है, मैनमेड डिजास्टर ही है। बायोलॉजिकल डिजास्टर थोड़ा मजेदार है, आइए देखते हैं बायोलॉजिकल डिजास्टर क्या होता है। तो बायोलॉजिकल डिजास्टर कॉज्ड बाय बायोलॉजिकल हजार्ड्स। अगर बायोलॉजिकल हजार्ड्स की वजह से आपका कुछ
आपदा आता है तो उसको बायोलॉजिकल डिजास्टर कहते हैं। इसका बहुत अच्छा अच्छा एग्जांपल है, आपने हाल फिलहाल देखा भी है, जैसे इपिडेमिक हो गया, पैंडेमिक हो गया, जूनोटिक डिजीज हो गया, पेस्ट इन्फेक्टेंट्स हो गया। अभी आप देखे होंगे कोरोना आया था, ठीक है। तो कोरोना जो आया था वो एक तरह का क्या था, बायोलॉजिकल डिजास्टर था। कोरोना जो हमारा आया था एक तरह का क्या था, बायोलॉजिकल डिजास्टर था। उसके बाद आता है हाइब्रिड डिजास्टर। हाइब्रिड डिजास्टर ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या होता है, ऑकर ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर। नेचुरल और मैनमेड दोनों डिजास्टर मिला करके अगर कुछ डिजास्टर बनता है उसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। नेचुरल क्या हो गया, प्रकृति की वजह से हो गया, जो कि ऑटोमेटिक होता है नेचर की वजह से। मैनमेड इंसान की हरकत की वजह से। अब इस दोनों के मिलने की वजह से जो डिजास्टर होगा वो हमारा क्या है, हाइब्रिड डिजास्टर है, ठीक है। तो इसका हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा, फ्लड्स कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर डैम मैनेजमेंट ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल। मतलब मान के चलिए कि जब बारिश होता है, बारिश का पानी रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नदी में डैम बनाते हैं, ठीक है। अगर तुम डैम सही से नहीं बनाए हो, तो डैम सही से नहीं बनाए, किसका गलती हुआ, इंसान का गलती हुआ। अब डैम सही से नहीं बनाए तो उससे हमारा क्या आ गया, बाढ़ आ गया। बाढ़ आ गया वो क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। डैम सही से नहीं बना है, ठीक है, डैम सही से नहीं बना, ये मैन मेड डिजास्टर है, ठीक है। और डैम सही से नहीं बनाया जिस वजह से फ्लड आ गया, वो हमारा क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। तो ये क्या हो गया, दोनों कॉम्बिनेशन हाइब्रिड डिजास्टर। ये नेचुरल डिजास्टर, ये मैन मेड डिजास्टर, और दोनों कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, हाइब्रिड डिजास्टर बन गया, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा जो है वो है नेचुरल डिजास्टर। अब यहाँ से हम लोग दो मेन क्लासिफिकेशन देखेंगे, नेचुरल और मैनमेड। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि कोई दो या कोई चार नेचुरल डिजास्टर के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखिए, तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसमें हम लोग 8-9 एग्जाम्पल लेंगे नेचुरल डिजास्टर का। तो नेचुरल का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, और डिजास्टर मतलब आपदा। जो प्रकृति की वजह से आपदा आता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल डिजास्टर कहेंगे। अब देखिए नेचुरल डिजास्टर होता है क्या, नेचुरल डिजास्टर्स आर एक्सट्रीम सडन इवेंट्स कॉज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस that lead to significant loss of life, property, environment degradation. They are often unpredictable and very in scale and intensity. देखिए आपको हम इसका मतलब समझाते हैं, हो सकता है इंग्लिश उतना समझ नहीं आया होगा। अगर हमारा प्रकृति में किसी भी तरह का छेड़छाड़ होता है और उसके वजह से किसी भी इंसान, प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचता है, तो वो आपका एक तरह का क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। बात समझ में आ रही है, अगर आपका प्रकृति का कोई भी इवेंट में किसी भी तरह का छेड़छाड़ होता है, ठीक है, उसके वजह से किसी का जान चला जाए, उसका प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, जैसे कि जब घर उर बह जाता है, बाढ़ सब आएगा देखिएगा पूरा का पूरा घर डूब के बह गया, ठीक है, या फिर सॉइल इरोजन हुआ, पूरा मिट्टी कटा तो पूरा घर डूब गया। तो उस तरह का अगर किसी भी तरह का क्षति होता है, या फिर पर्यावरण का हमारा सिस्टम खराब होता है, ठीक है, बहुत दिन तक बाढ़ आता है, तो हमारा क्या होता है, फसल सब सड़ के खराब होने लगता है। उस तरह का अगर कोई भी घटना, तो वो हमारा क्या, नेचुरल डिजास्टर है। नेचुरल डिजास्टर अब कितना आया है, जैसे कि तुम सुने होगे भूकंप आया, हल्का भूकंप था, बहुत तेज भूकंप आया था, तीव्र गति का भूकंप आया था। तो वो सब हमको देखना पड़ता है, तो उसका स्केल क्या है, इंटेंसिटी क्या है, ये भी हमको मायने रखता है नेचुरल डिजास्टर। अब हम लोग नेचुरल डिजास्टर का टाइप्स देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा एक पहला टाइप है क्या, फ्लड। नेचुरल डिजास्टर का सबसे पहला टाइप है फ्लड। फ्लड मतलब क्या होता है, बाढ़, समझ गए। तो बाढ़ में हमारा क्या होता है कि हमारा जो भी जमीन जनरली सूखा रहता था, जो भी जमीन जनरली सूखा रहता था, वो जमीन क्या हो गया, डूब गया। सबमर्ज मतलब डूब गया है। बात समझ में आ रही है, जो जमीन हमारा सूखा रहता था, अगर वो जमीन डूब जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लड कह देंगे। तो फ्लड का ये बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। फ्लड का बहुत अच्छा डेफिनेशन क्या है कि जो जमीन प्रायतर हमारा सूखा रहता था, अगर वो डूबने लगे, ठीक है, जैसे तुम्हारा गली जो है, गली का मिट्टी सब जनरली तुम क्या देखोगे, सूखा रहता था, बरसात में हल्का भीगता होगा, लेकिन जब बाढ़ आता है तो वो गली जो है पूरा का पूरा डूब जाता है, यानी कि क्या आ गया, वो फ्लड आ गया। अब फ्लड किस किस कारण से आता है, तो हम लोग कॉज देख लेते हैं। तो ये हमारा आता है सबसे पहले किसकी वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से, मतलब बहुत तेज बारिश हुआ, या फिर अगर हमारा स्नो बर्फ जो है पिघल रहा है, तो उसके वजह से आपका फ्लड आ सकता है। अगर आपका डैम फेलियर हो गया, डैम में हम लोग क्या करते हैं, नदी का पानी रोक के रखते हैं, ठीक है, अगर डैम खराब हो जाएगा या डैम टूट गया, तो हमारा जो है फ्लड खत्म, फ्लड यानी बाढ़ आ सकता है। तो फ्लड से बचने का एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है, हमारे पास डैम है। हम लोग डैम अच्छा बनाते हैं तो फ्लड नहीं आएगा। समझ में आ रही है, तो डैम फेलियर की वजह से फ्लड आता है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, रिवर ओवरफ्लो और स्टॉर्म सर्जेस। तो ये सब चीज की वजह से हमारा क्या आता है, फ्लड आता है। अब इसका फ्लड का असर क्या क्या होता है, तो आइए हम लोग इसका इम्पैक्ट देखते हैं। इम्पैक्ट मतलब फ्लड आने से, बाढ़ आने से क्या क्या चीज होता है, तो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कुछ लोग बाढ़ में डूब के मर भी जाते हैं, या जानवर लोग मरता है, ठीक है।
प्रॉपर्टी मतलब कुछ लोग का अथी धन संपत्ति का नुकसान होता है, जैसे मान के चलो उसने अनाज इकट्ठा करके रखा, बाढ़ में आया, अनाज बह गया, समझ में आ रही है, या फिर किसी का घर टूट के गिर गया, तो वो सब चीज हमारा जो है इम्पैक्ट में आ जाएगा। वाटर बॉर्न डिजीजेज, वाटर बॉर्न डिजीजेज कहने का मतलब हमारा जो है कि हमारा क्या हो सकता है, जब आपका बाढ़ आता है तो उसमें कई तरह का बीमारी फैल सकता है, तो उससे भी आपको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। डैमेज टू क्रॉप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका जो भी फसल है और आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ये सब चीज हमारा हो गया क्या, इम्पैक्ट हो गया किसका, फ्लड का। ये सब चीज आप याद रखिएगा, एग्जाम में लिखने में मदद आएगा। हम बहुत अच्छा से पॉइंट वाइज लिखे हैं, एग्जाम में इस तरीके से लिखिएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल्स इन इंडिया, इंडिया का एग्जाम्पल क्या, फ्लड का है। बिहार एग्जाम्पल हो गया, असम हो गया, उत्तर प्रदेश, ये सब में बाढ़ प्राय करके आते ही रहता है। बिहार का तो जानते होंगे कोसी रीजन, आसाम का भी जानते होंगे, पूरा न्यूज में चर्चा में रहता है सब। अगला चीज है हमारा ड्रॉट। ड्रॉट मतलब क्या होता है, सुखाड़। ठीक है, जब आपका क्या होता है, प्रोलॉन्ग पीरियड और डिफिशियंट रेनफॉल लीडिंग टू वाटर स्कार्सिटी। प्रोलॉन्ग जो शब्द है, प्रोलॉन्ग जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, लंबा। पीरियड मतलब समय या समय अंतराल आप कह सकते हैं। अगर लंबे समय तक आपका रेनफॉल नहीं होता है, ठीक है, जिसके वजह से पानी की किल्लत हो जाती है, उसको हम लोग ड्राउट कहते हैं। क्या कह रहा है इसका डेफिनेशन, गौर से सुनिएगा। ड्राउट मतलब क्या, हिंदी में कहिए तो सुखाड़। अगर लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग का मतलब क्या हो गया, लंबे। अगर लंबे समय तक आपका क्या होता है, रेनफॉल नहीं होता है, रेनफॉल की कमी होती है, वर्षा की कमी होती है, जिस वजह से पानी का किल्लत हो जाता है, जिसको हम लोग ड्राउट कहते हैं। इसका कारण क्या क्या है ड्राउट का, लो प्रेसिपिटेशन मतलब कम बारिश हुई है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन में आपका सब तरह का हो गया कि बर्फ नहीं गिरा है, ओस नहीं गिरा है, बारिश नहीं हुआ है, तो उस सब मिला के प्रेसिपिटेशन हो गया। आप हाइड्रोलॉजी में पढ़े होंगे कभी ना कभी, ठीक है। तो अगर प्रेसिपिटेशन कम होता है तब भी आपका ड्रॉट होता है। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, जमीन से हम लोग जरूरत से ज्यादा अगर पानी निकाल ले तब भी ड्रॉट होता है। अगर आप जमीन के अंदर जो भी पानी उसको जरूरत से ज्यादा निकाल लीजिएगा तो वो क्या होगा, सुखाड़ का माहौल क्रिएट कर देगा, नीचे का वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो वो सबसे भी हमारा क्या होता है, ड्रॉट होता है। तो ये ड्रॉट का कॉज हो गया। इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं हम लोग। इम्पैक्ट क्या क्या है, क्रॉप फेलियर एंड फूड शॉर्टेज, आपका जो है सही से फसल नहीं उगेगा और खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि फसल उग ही नहीं रहा है, सुखाड़ का मौसम है। इकोनॉमिक लॉसेस इन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट रीजन, जिस जिस इलाके में हम लोग खेती पे निर्भर करते हैं, वहां पे आपका क्या हो सकता है, इकोनॉमिक लॉस देखने को मिल सकता है। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ वाइल्ड फायर्स, ठीक है, आपका वाइल्ड फायर का रिस्क जो है वो बढ़ सकता है। बात समझ में आ रही है, तो ये सब चीज हमारा जो है क्या हो सकता है, ड्रॉट की वजह से असर देखने को मिल सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया कि ड्रॉट हमारा जनरली कहाँ आता है, राजस्थान, आप जानते होंगे एकदम सूखा इलाका है राजस्थान। महाराष्ट्र में भी ड्रॉट बहुत आता है, गुजरात में भी ड्रॉट आता है, ये सब ड्रॉट प्रोन एरिया है। बात समझ में आ रही है, ऐसे इलाके में हमारा जो है ड्राउट जो है आते रहता है अक्सर। प्रोन मतलब संवेदनशील होता है, ये प्रोन मतलब क्या होता है, संवेदनशील। तो इस सब इलाका में ड्राउट यानी कि सुखाड़ आने का संभावना सबसे ज्यादा होता है। अगला हमारा क्या है, साइक्लोन्स। साइक्लोन को हम लोग क्या कहेंगे, इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हेवी रेनफॉल, ठीक है। आपका जो है इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म जो है, जिसको जो किसके वजह से आया, स्ट्रॉन्ग विंड और हैवी रेनफॉल की वजह से आया, उसको हम लोग साइक्लोन कहते हैं। हैवी रेनफॉल मतलब तेज बारिश, स्ट्रॉन्ग विंड मतलब बहुत तेज हवा चल रहा है, ठीक। तो साइक्लोन हमारा जनरली किसके वजह से होता है, बहुत तेज हवा और बहुत तेज बारिश आ गया तो उस वजह से हमारा जो है एक सर्कुलर स्टॉर्म बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। साइक्लोन का कारण क्या है, वार्म ओशियन वाटर, ठीक है, गर्म ओशियन का पानी जो है, ये आपका मेन कारण है। एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस होता है तो वो उसके वजह से भी आपका साइक्लोन आता है। चलिए यहाँ से आगे हम लोग इसका इम्पैक्ट देखते हैं। अब जो है स्टॉर्म सर्ज की वजह से आपका क्या होता है, कोस्टल फ्लडिंग देखने को मिलता है। जो भी हमारा कोस्टल एरिया है वहां पे आपको क्या हो सकता है, फ्लडिंग देखने को मिल सकता है। आपका प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है। अगर आपका साइक्लोन आता है तो आपका जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है, ठीक है, आपका जो भी संपत्ति या घर मकान सब जो भी हो गया, तो वो सब रोड वोड हो गया, वो सबको हमारा क्या होता है, क्षति पहुंचता है, ठीक है। आपको पॉपुलेशन को डिस्प्लेस करना पड़ता है। अगर जिस एरिया में साइक्लोन आने वाला है उस एरिया को छोड़ के या खाली करके आपको दूसरे जगह भी शिफ्ट करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है, तो हमारे देश में साइक्लोन प्रोन साइक्लोन कहाँ कहाँ आ चुका है, साइक्लोन फनी आ चुका है। ये इंडिया का एग्जाम्पल नहीं है,
ये वर्ल्ड लेवल का एग्जांपल है। साइक्लोन फनी आया है 2019 में, काफी खतरनाक था। साइक्लोन एम्फान आया है 2020 में, ये भी काफी खतरनाक था। ठीक है, चलिए आगे हमारा क्या है, वॉल्केनोज है। ठीक है, वॉल्केनोज तो आप जानते ही होंगे। ठीक, तो वॉल्केनोज हमारा क्या होता है, अगर आपका मॉल्टेन, मॉल्टेन मतलब क्या होता है, मॉल्टेन मतलब होता है पिघला हुआ रॉक। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, पिघला हुआ रॉक, जिसको आप मैग्मा कहते हैं। और इरप्शन, इरप्शन का मतलब होता है फटना, विस्फोट करना। अगर धरती के अंदर जो भी पिघला हुआ रॉक है, ठीक है, या फिर गैस है, या फिर जो भी हमारा चीज है अर्थ के क्रस्ट में दबा हुआ है, अगर वो फट के बाहर आ जाए, उसको क्या कहते हैं, वॉल्केनो कहते हैं। बात समझ में आ रही है। हमारा धरती के अंदर जो भी पिघला हुआ पत्थर है, या फिर जिसको आप मैग्मा कहते हैं, या फिर जो भी गैस वगैरह है, अगर वो सब फट के जमीन के बाहर आ जाए, ठीक है, फट के मतलब इरप्शन की वजह से जमीन के बाहर आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वॉल्केनोज कहेंगे। वॉल्केनो का कारण क्या क्या है, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, आपका टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट देखने को मिलता है। एक्युमुलेशन ऑफ मैग्मा प्रेशर, मैग्मा का प्रेशर देखने को की वजह से आपका हो सकता है ये चीज। बात समझ में आ रही है। पहला क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। दूसरा क्या हो जाएगा, एक्युमुलेशन ऑफ मैग्मा प्रेशर। तो ये सब चीज की वजह से आपका क्या होता है, वॉल्केनोज देखने को मिलता है। इसका असर क्या होता है वॉल्केनोज की वजह से, डिस्ट्रक्शन ऑफ नियर बाय एरियाज ड्यू टू लावा फ्लो। लावा की फ्लो की वजह से आपका क्या होता है, नियर बाय एरियाज का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। एयर पॉल्यूशन फ्रॉम एश एंड गैसेस, राख और गैस की वजह से आपका एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। डिसरप्शन ऑफ एयर ट्रेवल, तो ये सब चीज हमारा किसके वजह से, वॉल्केनोज की वजह से देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल क्या है, बैरन आइलैंड इन अंडमान सी इन इंडिया ओनली एक्टिव वॉल्केनो। देखिए इंडिया के अंदर आपसे अगर कोई पूछे कि एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, मतलब जहां अभी भी वॉल्केनो आता है, तो वो आपका बैरन आइलैंड हो गया। कहाँ पे पाया जाता है, ये अंडमान सी में पाया जाता है। दूसरा हमारा क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। ठीक है, दूसरा हमारा चीज क्या है, अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक मतलब भूकंप हो गया। सडन शेकिंग ऑफ ग्राउंड कॉज्ड बाय मूवमेंट अलोंग फॉल्ट्स इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में जो भी हमारा फॉल्ट्स है, जो भी दरार है, उसका अगर सडन शेकिंग हो गया, अचानक वो थरथराने लगता है, तो हमारा क्या आता है, भूकंप आता है। और समझ में आ रहे, वहां पे हमारा अचानक क्या आता है, भूकंप आता है। इसका कारण क्या है, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, वॉल्केनिक एक्टिविटी। इसका मुख्य कारण क्या है कि आपका टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से होता है, या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से होता है अर्थक्वेक। इसका असर क्या क्या पड़ेगा, स्ट्रक्चरल डैमेज, बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जब भी भूकंप आता है तो आप देखिएगा जनरली बिल्डिंग गिरता है, रोड फट जाता है। ठीक है, जान माल का भी नुकसान होता है, कुछ लोग मरते भी हैं, कुछ लोग दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं भूकंप की वजह से। अब मान के चलो बिल्डिंग के अंदर बैठा हुआ, बिल्डिंग गिर गया, तो लोग दब के मर सकता है, या चोट उट भी लग सकता है, हाथ पैर टूट सकता है। ट्रिगरिंग ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड सुनामी, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड और सुनामी भी आ सकता है अर्थक्वेक की वजह से। बात समझ में आ रही है। तो इसका सबसे एग्जांपल जो इंडिया में देखने को मिल रहा है वो है भुज अर्थक्वेक 2001 में आया था, भुज में, भुज जगह का नाम है। ठीक है, दूसरा कश्मीर अर्थक्वेक 2005 में आया था। तो ये सब हमारा जो बड़ा बड़ा अर्थक्वेक है। अगला हमारा क्या है, सुनामी है। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं सुनामी क्या होता है। लार्ज सी वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन और लैंडस्लाइड्स। आपका अगर बहुत तेज पानी के अंदर जो है, समुद्र में बहुत तेज लहर उठने लगे, किसकी वजह से, अंडरग्राउंड अर्थक्वेक की वजह से, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, या लैंडस्लाइड की वजह से। तीन कारण से अगर आपका समुद्र में बहुत तेजी से बड़ा बड़ा लहर उठने लगे, उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। बात समझ में आ रही है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। इसका कारण क्या है, सबमेरीन अर्थक्वेक। ठीक है, दूसरा वॉल्केनिक इरप्शंस नियर द ओशियन, ये इसका मुख्य कारण है। इसका असर क्या क्या होता है, कोस्टल डिस्ट्रक्शन एंड फ्लडिंग। बात समझ में आ रही है, कोस्टल डिस्ट्रक्शन और फ्लडिंग इसका मुख्य कारण है। लॉस ऑफ मैरीन एंड ह्यूमन लाइफ, ये भी इसका क्या है, हाँ सॉरी, इस सब से असर देखने को मिलता है। आपका मैरीन यानी समुद्र के किनारे जो भी इंसान लोग रहते हैं, वो सबका आम जीवन त्राही त्राही हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, इंडियन ओशियन में सुनामी आया था 2004 में, ये एग्जाम्पल के रूप में आप याद रखिए। आगे हमारा क्या है, लैंडस्लाइड है। लैंडस्लाइड मतलब देखिए, मूवमेंट ऑफ सॉइल, रॉक और डेब्रिस फ्रॉम ए स्लोप ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है,
आप अगर सिविल इंजीनियर है तो आप लोग लैंडस्लाइड के बारे में पढ़िएगा। जैसे मान के चलो ये हमारा क्या है, पहाड़ है, ठीक है। पहाड़ से तुम देखोगे अचानक से मिट्टी कट के यहाँ पे हमारा नीचे इकट्ठा हो जाता है। पहाड़ का अचानक से मिट्टी कट के हमारा क्या हो गया, नीचे आके इकट्ठा हो गया, इसको हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं, ठीक ना। तो मूवमेंट ऑफ सॉइल, रॉक या फिर डेब्रिस, डेब्रिस कहते हैं छोटा छोटा ईटा पत्थर का जो टुकड़ा है, उस तरह का अगर मूवमेंट होता है कहीं पे भी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लैंडस्लाइड। मतलब मिट्टी कट के हमारा जो है नीचे आ गया। तो जनरली लैंडस्लाइड कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे मूवी सब में तुम देखोगे इधर हमारा पहाड़ है और पहाड़ के साइड से अगर रोड गुजर रहा है, ठीक है, तो ये पहाड़ का मिट्टी जो है अचानक कट के हमारा क्या होता है, पूरा जमीन पे आके फैल जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं। ये सब ऑटोमेटिक होता है, नेचुरल डिजास्टर है ये सब। चलिए, अब इसका काउज क्या है, किस किस कारण से लैंडस्लाइड आता है। हैवी रेनफॉल या स्नो मेल्ट, अगर बहुत तेज बारिश हुआ या फिर बर्फ पिघल रहा है तो आपका लैंडस्लाइड देखने को मिलता है पहाड़ी इलाका में। अर्थ को एक भूकंप आता है तब भी मिट्टी कट के गिर जाता है, उसको भी हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं। डिफोरेस्टेशन एंड माइनिंग, अगर आप पेड़ पौधा काट रहे हैं या माइनिंग कर रहे हैं तब भी आपका लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा। इम्पैक्ट का अगर बात किया जाए, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे आपका जो है प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे असर पड़ता है। ब्लॉकेज ऑफ रोड एंड रिवर, ठीक है, आपका रोड और रिवर ब्लॉक हो जाता है, किसकी वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से। अगर तुम देखोगे मूवी सब में कहा जाता है कि आगे जो है आप मत जाइए, रास्ता खराब है क्योंकि लैंडस्लाइड आया है, ठीक है, मिट्टी कट के जो गिरा है, तो वहां पे हमारा रोड क्या हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया, इसलिए आप आगे नहीं जा सकते। चलिए, इसका एग्जाम्पल अगर बात किया जाए इंडिया के अंदर, एग्जाम्पल क्या है, लैंडस्लाइड जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आया है, वो सब इसका क्या है, एक फेमस एग्जाम्पल है। अगला हमारा आता है कोस्टल इरोजन। कोस्टल इरोजन हमारा क्या है, लॉस ऑफ कोस्टल लैंड ड्यू टू वेव एक्शन, करंट और ह्यूमन एक्टिविटीज। कोस्टल इरोजन कहने का मतलब जैसे आपका जो भी समुद्री तट है या भी जो भी हमारा किनारा है, ठीक है, बहुत तेज अगर पानी का लहर उठता है, ठीक, या फिर इंसान कुछ वैसा हरकत करता है जिसकी वजह से वो कोस्ट, वो किनारा वो खत्म हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोस्टल इरोजन। इरोजन मतलब होता है कट के बहना या विलुप्त हो जाना। जैसे नदी के किनारे जो मिट्टी होता है वो कट के बह गया तो उसको क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं ना, ठीक है। उसी तरीके से कोस्टल इरोजन कहने का मतलब है जो हमारा समुद्री तट या जो भी चीज है वो कट के बह गया या आगे बढ़ गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोस्टल इरोजन कहेंगे। इसका कारण क्या क्या है, राइजिंग सी लेवल, अगर आपका समुद्र का लेवल बढ़ता है, पानी का लेवल बढ़ रहा है तो उसके वजह से कोस्टल इरोजन हो सकता है। स्टॉर्म सर्जेस की वजह से हो सकता है। सैंड माइनिंग, अगर हम लोग बालू खनन करते हैं या फिर वहां पे कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते हैं तो ये सब की वजह से आपका क्या हो सकता है, कोस्टल इरोजन देखने को मिल सकता है। कोस्टल इरोजन करने का मतलब हमारा जो भी समुद्री तट है वहां पे हमारा जो भी जगह था वो तट बह गया, उसी को हम लोग कोस्टल इरोजन कहते हैं। चलिए, इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है, लॉस ऑफ लैंड एंड हैबिटेट्स, आपका जमीन चला जाता है और जनजीवन खत्म हो जाता है। अगर कोस्टल इरोजन हो गया, समुद्र के तट में जो लोग रह रहे हैं उसका हो सकता है जमीन चला जाएगा, या फिर वहां पे जो लोग घर बना के रह रहे थे उसका घर मकान डूब जाएगा, वो जगह ही खत्म हो गया तो अब क्या करना। उसके बाद जो भी कोस्टल कम्युनिटीज है उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ सकता है। इसका एग्जांपल क्या है, कोस्टल इरोजन इन केरला एंड उड़ीसा। केरला और उड़ीसा के आसपास क्या है, पूरा समुद्र भरा हुआ है, ठीक है, तो वैसे इलाके में जो है हमारा कोस्टल इरोजन होते रहता है। आगे हमारा क्या है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटना या मिट्टी का बहना, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड, वाटर और ह्यूमन एक्टिविटीज। आप देखिएगा नदी के किनारे या कहीं पे भी अगर आपका मिट्टी कट के बह गया, ठीक है, किसकी वजह से, हवा की वजह से, पानी की वजह से या इंसान की किसी हरकत की वजह से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। हिंदी में आप कह सकते हैं मिट्टी का कटाव या बहाव। अब सॉइल इरोजन का कारण क्या क्या है, जैसे कि आपका डिफोरेस्टेशन हो गया, बहुत ज्यादा पेड़ पौधा काटिएगा तो मिट्टी हमारा आसानी से बह के चला जाता है। ओवर ग्रेजिंग इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, सॉरी, ओवर ग्रेजिंग की वजह से आपका क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। अनप्लान्ड एग्रीकल्चर की वजह से भी आपका सॉइल इरोजन होता है। बात समझ में आ रही है, तो ये आपका क्या हो गया, सॉइल इरोजन का कुछ कारण हो गया। आगे हम लोग इसका इम्पैक्ट का बात करते हैं। इम्पैक्ट में हमारा क्या होता है, रिड्यूस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब इसका सॉइल इरोजन का असर क्या देखने को मिलेगा, आपका जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो आपका कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है। दूसरा, डेजर्टिफिकेशन देखने को मिल सकता है, सुखाड़ वगैरह देखने को आपको मिल सकता है, किसमें, सॉइल इरोजन की वजह से।
चलिए एग्जाम्पल, अगर इंडिया के अंदर एग्जाम्पल का बात किया जाए, सीवियर सॉइल इरोजन इन द चंबल रीजन। चंबल रीजन में आपका सीवियर सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। तो ये सब आपका क्या सॉइल इरोजन का कुछ एग्जाम्पल हो गया। आगे हमारा बात किया जाए किस चीज का, फॉरेस्ट फायर का। फॉरेस्ट फायर करने का मतलब हो गया आपका जो जंगल में आग लगता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉरेस्ट फायर कहेंगे। तो ये भी एक तरह का नेचुरल डिजास्टर ही है। अनकंट्रोल्ड फायर्स इन फॉरेस्टेड एरियाज, आपका जो भी जंगली इलाका है वहां पे अगर अचानक फायर लगे और उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। फायर लगने के बाद कंट्रोल करने का मतलब देखिए, जंगल है, लकड़ी है, ठीक है, अगर लकड़ी एकदम सूखा हुआ है तो दनादन आग फैलेगा, उसको बुझाने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक ना। तो वो हमारा क्या है, फॉरेस्ट फायर हो गया। इसका कारण क्या क्या है, लाइटिंग स्ट्राइक्स, आपका जो भी लाइटिंग वगैरह होते रहता है, लाइटनिंग जो होता है मतलब बिजली उजली जो चमकते रहता है, उस वजह से अगर ठनका गिरेगा तो आग पकड़ सकता है। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, इंसान का कोई हरकत हो गया, देखा अनदेखा कर दिया जिस वजह से आग पकड़ लिया। या फिर ड्राई वेदर कंडीशन, बहुत ज्यादा सूखा हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर पत्ता सूखा हुआ है तो वहां पे आग पकड़ने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा आपको देखने को, क्या क्या असर पड़ सकता है इससे, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, अगर जंगल जल के राख हो जाएगा तो उसके अंदर जो भी जनजीवन था सब तो चला गया ना, पेड़ पौधा जल गया, उसके अंदर जो भी जानवर रहता है तो वो सब जल के मर गया। रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस, तो आपका जो भी ग्रीन हाउस गैस है वो सब आपका रिलीज हो सकता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइवलीहुड्स, आपका जो भी जीवन आम जनजीवन है वो सब क्या हो सकता है, खराब हो सकता है जंगल के जलने या की वजह से। एग्जाम्पल क्या है, फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर इन उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कभी ना कभी हमारा जो है जंगल में आग वगैरह लगते रहता है, तो ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मैन मेड डिजास्टर का, मतलब वो आपदा जो किसकी वजह से आया है, इंसान के हरकत की वजह से आया है, ठीक है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि मैन मेड डिजास्टर होता क्या चीज है। देखिए, डिजास्टर यानी कि जब भी आपदा आता है तो आपका क्या चीज होता है, तो जब भी आपदा आता है तो हमारा कुछ लोग का जीवन चला जाता है, उसका संपत्ति घर मकान टूट जाता है, ठीक है, या फिर हमारा जो है पर्यावरण को नुकसान होता है। अब अगर यही नुकसान हमारा किसके वजह से हो, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो, अगर यही नुकसान हमारा किसी का जीवन चला जाए, प्रॉपर्टी चला जाए, या फिर इन्वायरमेंट डैमेज हो जाए, किसकी वजह से, इंसान की हरकतों की वजह से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैन मेड डिजास्टर कहते हैं। बात समझ में आ रही है, उसको क्या कहते हैं, मैन मेड डिजास्टर कहते हैं। अनलाइक नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, दे आर कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस, एक्सीडेंट्स, डिलिबरेट एक्शंस एंड ऑफन प्रिवेंटेबल विद प्रॉपर मेजर्स, ठीक है। हमारा जो है नेचुरल डिजास्टर के तुलना में ये होता किसकी वजह से होता है, नेग्लिजेंस की वजह से होता है, एक्सीडेंट की वजह से होता है, और आपका कुछ एक्शन वगैरह की वजह से हो सकता है, ठीक। तो ये आपका मैन मेड डिजास्टर हो गया। टाइप्स ऑफ मैनमेड डिजास्टर का अगर बात किया जाए, इसका क्या क्या टाइप है, डेफिनेशन, सॉरी, टाइप ऑफ मैनमेड डिजास्टर, तो ये हमारा सबसे पहला एग्जांपल हो जाएगा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। अच्छा देखिए, प्राकृतिक आपदा क्या होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे कि बहुत तेज बारिश हो गया तो अब उसके वजह से आपका स्वाभाविक है बाढ़ आ जाएगा, बहुत दिन तक बारिशें नहीं हुआ तो सुखाड़ आ जाएगा, ठीक है, भूकंप आ गया तो हमारा वो सब हो गया। तो वो सब हमारा क्या होता है, प्रकृति की वजह से ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन मैनमेड में क्या है कि अगर आप कोई भी गलती कर दिए, जैसे कि मान के चलो ट्रेन में आग लग गया, ठीक है, ट्रेन में आग क्यों लगा, कोई ना कोई छोटा मोटा मिस्टेक ही हुआ होगा, ठीक है, कहीं पे हमारा हो सकता है आग जल के छूट गया, ठीक है, कहीं पे सिलेंडर फट गया, ठीक है, तो ये सब की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। बात समझ में आ रही है, तो इसमें हमारा जो है मैनमेड डिजास्टर क्यों होता है कि इंसान के छोटा मोटा गलती की वजह से होता है। बात समझ में आ रही है। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हमारा क्या मैनमेड डिजास्टर है, जैसे कि रिलीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इनटू एयर वाटर और सॉइल, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन क्या है कि इंडस्ट्री से जो भी हमारा खतरनाक चीज है उसको अगर आप हवा पानी और मिट्टी पे छोड़ रहे हैं तो उससे हमारा क्या होगा, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रही है। अब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का कॉज क्या क्या है कि आप जो है गैस छोड़ रहे हैं फैक्ट्री से, उसकी वजह से इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रहा है। अनट्रीटेड वेस्ट वाटर, आपका जो भी फैक्ट्री का गंदा पानी है बिना उसको ट्रीटमेंट किए हुए अगर आप उसको नदी में छोड़ रहे हो उसकी वजह से पॉल्यूशन होगा। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, आपका जो भी इंडस्ट्री का वेस्ट है उसको आप सही से डिस्पोज नहीं करते तब भी आपका क्या होगा, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो सकता है। इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेगा, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन कॉजिंग हेल्थ इश्यूज, एयर और वाटर पॉल्यूशन जिसकी वजह से आपका अगर स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा,
मैनमेड डिजास्टर का एक अच्छा एग्जांपल है सॉइल कॉन्टामिनेशन, मिट्टी खराब हो सकता है, रिड्यूसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से आपका जो है एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी कम हो सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिल सकता है। तो ये सब हमारा क्या है, मैनमेड डिजास्टर का एग्जाम असर है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन मतलब हमारा जो है लंबे समय के बाद जो है वहाँ का पर्यावरण जो है खराब हो जाता है। बात समझ में आ रही है? और इसका आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का। वो हमारा क्या, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 1984 में, जो कि एक सीवियर एयर पॉल्यूशन आया था दिल्ली में इसकी वजह से। सॉरी, सीवियर एयर पॉल्यूशन दिल्ली दूसरा एग्जांपल है, भोपाल गैस ट्रेजेडी ये दूसरा एग्जांपल है। दोनों अलग अलग एग्जांपल है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्या था, फैक्ट्री की वजह से धुआं लीक हुआ था ना, जिसकी वजह से एक आपदा आ गया था। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, याद रखिएगा। अगला हमारा क्या, आर्टिफिशियल फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज। आर्टिफिशियल फ्लडिंग क्या होता है बताते हैं। देखिए, आपका जो फ्लडिंग होता है यानी कि जो बाढ़ आता है वो दो जगह चीज से आता है। पहला हो गया कि अगर बहुत तेज बारिश हो गया, ठीक है, तो उसके वजह से हमारा जो है प्रकृति में बहुत तेज हमारा क्या हुआ था, बारिश हुआ था, जिसकी वजह से बाढ़ आ गया, तो वो क्या है, नेचुरल फ्लडिंग। वो हमारा क्या है, नेचुरल फ्लडिंग है। ठीक है, लेकिन अगर तुम क्या करते हो, सही से नदी नाला नहीं बनाते हो, बात समझ में आ रही, क्या कर रहे हैं, सही से अगर तुम कोई एरिया में नाला नहीं बनाए हो और वहां पे आके क्या हो गया, पानी जम गया, अगर तुम सही से हमारा जो है नाली नहीं बनाए हो और वहां पे आके क्या हो गया, पानी वगैरह जमने लगा, तो वो पानी जब जमेगा तो वो भी एक तरह का क्या है, बाढ़ है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल फ्लडिंग कहते हैं। बात समझ में आ गया, आर्टिफिशियल फ्लडिंग क्या क्या होता है। आर्टिफिशियल फ्लडिंग क्या हो जाएगा, फ्लडिंग कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शन, ऐसा बाढ़ जो कि इंसान की हरकत की वजह से आया है। या फिर यहाँ देखो, पुअर ड्रेनेज सिस्टम लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है, पुअर ड्रेनेज सिस्टम मतलब अगर तुम्हारा जो है पानी सही से पास नहीं हो रहा है, जैसे आप देखिएगा पटना में एक इलाका है कंकड़ बाग, ठीक है, वहां से अगर सही से पानी नहीं रहता है ना, तो हमेशा कंकड़ बाग और राजेंद्र नगर डूबा हुआ ही रहता है। बात समझ में आ रही है, कंकड़ बाग और राजेंद्र नगर का बहुत सारा एरिया जो है अक्सर आपका डूबा हुआ ही रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब नाली का पानी निकलने का सही से व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो हमारा आर्टिफिशियल फ्लडिंग क्या हो जाएगा, ऐसा बाढ़ जो किसकी वजह से आया है, इंसान की हरकतों की वजह से आया है। इसका कारण क्या क्या है, ब्लॉक ड्रेनेज ड्यू टू गार्बेज। अगर आपका जो भी नाली है उसमें अगर कचरा फंसा हुआ है, गार्बेज मतलब क्या हो गया, कचरा, अगर आपका नाली है उसमें अगर ब्लॉक हो गया कचरा की वजह से, तो आपका क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल फ्लडिंग हो सकता है। कंस्ट्रक्शन ओवर नेचुरल वाटर बॉडीज, आपका जो भी नेचुरल वाटर बॉडीज है, अगर वहां पे आप कोई भी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल फ्लडिंग देखने को मिल सकता है। पुअर अर्बन प्लानिंग, बात समझ में आ रही है, अगर आपका अर्बन प्लानिंग जो है खराब है, तो इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल सकता है, आर्टिफिशियल फ्लडिंग देखने को मिल सकता है। चलिए, इसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा, असर क्या क्या होगा आर्टिफिशियल फ्लडिंग का, डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका जो भी प्रॉपर्टी है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उस पर डैमेज देखने को मिल सकता है। बात समझ में आ रही है, डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा क्या है, ट्रैफिक कंजेशन एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ डेली लाइफ। ठीक, अब जो है आपका हो सकता है कि अगर कोई इलाका में पानी जम गया, तो वहां पे आपका क्या होगा, आने जाने में दिक्कत होता है। ठीक है, क्योंकि वो पूरा पानी में डूबा हुआ है, तो ट्रैफिक में दिक्कत हो सकता है, या फिर आम जीवन खराब हो सकता है। किसी को अभी स्कूल जाना है तो बच्चा कहेगा कि पानी जमा हुआ है, हम स्कूल नहीं जाएंगे। सब्जी लाना जाना है तो आदमी आलस कर जाता है कि पानी में कौन हेल के जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक सबसे खतरनाक चीज क्या होता है, वाटर बॉर्न डिजीज। ठीक है, अगर आपका पानी जमा हुआ है तो उसकी वजह से बहुत तरह का बीमारी हो सकता है, जैसे मच्छर उच्छर पनप सकता है, कोलरा वगैरह हो सकता है, डायरिया फैल सकता है, तो ये सब चीज आपका हो सकता है। बात समझ में आ रही है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अर्बन फ्लडिंग इन मुंबई। मुंबई में जो है 2005 में बहुत ज्यादा अचानक जल जमाव हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद चेन्नई में भी ये घटना हुआ था 2015 में। तो ये सब एग्जांपल है किसका, आर्टिफिशियल फ्लडिंग का, जो कि आपका एक तरह का क्या है, मैन मेड डिजास्टर है। मैन मेड डिजास्टर कहने का मतलब जो है इंसान की हरकत की वजह से ये हमारा जो है आपदा आया था। चलिए, अगला हमारा क्या है, न्यूक्लियर रेडिएशन। न्यूक्लियर रेडिएशन तो आप समझते होंगे, ठीक है, नाम तो सुनने के होंगे। न्यूक्लियर रेडिएशन में हमारा क्या होता है, कोई भी हार्मफुल रेडियो एक्टिव मटेरियल अगर आपका रिलीज किया जाता है, कोई भी हार्मफुल रेडियो एक्टिव मटेरियल आपका रिलीज किया जाता है कहाँ पे, इन्वायरमेंट में। ठीक है,
और जिसकी वजह से आपका क्या होता है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है या फिर इम्प्रॉपर डिस्पोजल वगैरह देखने को मिल सकता है, तो वो सब आपका किस में आ जाएगा, न्यूक्लियर रेडिएशन में आ जाएगा। बात समझ गए। चलिए अब इसका काउज क्या क्या है न्यूक्लियर रेडिएशन का। सबसे पहला एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपका जो भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वो आपका इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सॉरी इसका एग्जाम्पल नहीं है, इसका कारण है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो भी एक्सीडेंट वगैरह होता है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई एक्सीडेंट हो गया और हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है लीक कर गया, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, उसकी वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन हो सकता है। दूसरा, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। अगर न्यूक्लियर मटेरियल को आप सही से हैंडल नहीं कीजिएगा तब भी आपका क्या हो सकता है, न्यूक्लियर रेडिएशन हो सकता है। एक्ट्स ऑफ वार और टेररिज्म, ठीक है, अगर आपका कहीं पे युद्ध छिड़ता है या फिर आप देखते होंगे टेररिस्ट लोग जनरली बात करता है न्यूक्लियर रेडिएशन सबका, ठीक है, क्योंकि इससे हमारा खतरा बहुत ज्यादा होता है। चलिए अब इसका इम्पैक्ट क्या क्या क्या, असर क्या क्या पड़ेगा। इमीडिएट हेल्थ इफेक्ट लाइक रेडिएशन सिकनेस, ठीक है, आपका तुरंत जो है हेल्थ पे असर पड़ेगा, जिससे कि आपका क्या होगा, रेडिएशन सिकनेस देखने को मिल सकता है। या फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, आपका जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कैंसर हो गया, जेनेटिक म्यूटेशंस हो गया। कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल, एयर वाटर और सॉइल का कॉन्टामिनेशन, आपका जो है हवा पानी, ठीक है, मिट्टी, ये सब क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, तो इसलिए आपका क्या हो सकता है, न्यूक्लियर रेडिएशन का असर है ये सब। चलिए इसका एग्जांपल का अगर बात किया जाए, चेरनोबियल डिजास्टर जो कि 1986 में आया था, फुक फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर 2011 में आया था। तो ये सब एग्जांपल आप याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, या वाइवा वगैरह में भी पूछता है। केमिकल स्पिल्स, केमिकल स्पिल में क्या होता है, हमारा कोई भी केमिकल अगर फैल जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल स्पिल कहते हैं। केमिकल स्पिल क्या हो जाएगा, एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ हजार्डस केमिकल इनटू एनवायरनमेंट। आपका जो भी हजार्डस केमिकल है अगर वो गलती से, एक्सीडेंटल रिलीज मतलब गलती से हमारे पर्यावरण में अगर वो छूट गया या पर्यावरण में चला गया तो उसको हम लोग केमिकल स्पिल कहते हैं। हमारा जो भी हजार्डस केमिकल है वो हमारा क्या हो गया, एक्सीडेंटल रिलीज, गलती से अगर हमारा एनवायरनमेंट में चला गया, रिलीज हो गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल स्पिल कहेंगे। इसका किस किस कारण से ये होता है केमिकल स्पिल। सबसे पहला तो लीकेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज। अगर आप कोई भी हजार्डस केमिकल को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं, जिसको आप ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, या फिर जहां पे उसको स्टोर करके रखे, वहां पे अगर आपका लीकेज देखने को मिल गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल स्पिल कहेंगे। एक्सीडेंट्स इन इंडस्ट्रियल प्लांट्स, आपका जो भी इंडस्ट्रियल प्लांट है, समझ गए, आपका जो भी इंडस्ट्रियल प्लांट है उसमें अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उसकी वजह से भी हमारा क्या होता है, केमिकल स्पिल होता है। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ केमिकल वेस्ट, आपका जो भी केमिकल वेस्ट है अगर उसको आप सही से डिस्पोज नहीं करते हैं और वो इधर उधर फैल गया तो जिसकी वजह से आपका क्या हो सकता है, केमिकल स्पिल्स देखने को मिल सकता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है, पॉइजनिंग ऑफ वाटर एंड सॉइल, वाटर और सॉइल का जो है पॉइजनिंग हो सकता है। बात समझ में आ रही है। केमिकल स्पिल का असर देखो क्या हो सकता है, हमारा जो है पीने का पानी या फिर हमारा जो मिट्टी है उसमें जहर फैल सकता है अगर सही से इसको ट्रीट नहीं किया गया तो। ह्यूमन हेल्थ, इंसान के जीवन पर असर पड़ सकता है, इंक्लूडिंग बर्न्स एंड रेस्पिरेटरी इशू, आपका जलन भी हो सकता है और सांस लेने में तकलीफ हो सकता है। सांस लेने में तकलीफ हुआ मतलब इंसान गया काम से। डैमेज टू एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, आपका जो भी एक्वाटिक या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उस पे असर देखने को मिल सकता है। एक्वाटिक कहने का मतलब जो समुद्र के या पानी के अंदर जो भी हमारा जनजीवन है, जैसे मछली पाल है, कछुआ वगैरह है, या छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा है, तो वो सबका लाइफ खराब हो सकता है अगर हम लोग पानी में जो है क्या किए, कोई गलत केमिकल फैला दिए, रिलीज कर दिए तो। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाइजैक गैस लीक 2020 में हुआ है, ठीक है। लव कैनाल डिजास्टर यूएसए में आया था। चलिए अगला हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट। ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट करने का मतलब आप देखते होंगे ट्रेन दुर्घटना हो गया, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो ये सब हमारा क्या एक तरह का डिजास्टर ही है। आप सुनते होंगे चार धाम, सॉरी, कुछ यात्री जो है पहाड़ी इलाका में घूमने गए थे और बस एक्सीडेंट हो गया, 40-50 लोग मर गए या 100 लोग मर गए, तो वो सब हमारा क्या एक तरह का मैनमेड डिजास्टर का ही एग्जाम्पल है जो कि हमारा ट्रांसपोर्ट
एक्सीडेंट का एग्जांपल है। एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग व्हीकल्स, शिप्स, ट्रेन्स, एयरक्राफ्ट लीडिंग टू कैजुअलिटीज एंड प्रॉपर्टी डैमेज। कैजुअलिटीज करने का मतलब इंसान को जो है चोट वोट लग गया या वो जख्मी हो गया, घायल हो गया, किसी का जान चला गया या फिर प्रॉपर्टी का डैमेज हो गया, किसकी वजह से? ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी की वजह से। जैसे दो गाड़ी आपस में टकरा गया, जहाज डूब गया, ट्रेन में आग लग गया या ट्रेन पटरी पर से उतर गया, हवा में जो हवाई जहाज था वो आपका ब्लास्ट हो गया, ठीक है, या कुछ भी हो गया, कहीं पे गलत जगह जाके लैंड कर गया, तो वो सब की वजह से अगर कोई इंसान जख्मी होता है या मर जाता है या फिर कोई भी तरह का वस्तु विशेष का क्या होता है, क्षति होता है, तो वो सब हमारा किस में हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट में आ जाता है। ठीक, इसका कारण क्या क्या है? जैसे कि तुम देखोगे अगर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, या फिर दो गाड़ी आपस में टकरा गया, तो उसका कारण क्या हो सकता है? नेग्लिजेंस, मतलब आप अनदेखा किए होंगे, या फिर इंसान की गलती की वजह से हो सकता है, या फिर सबसे अच्छा बात है ओवर स्पीडिंग की वजह से हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अगर गाड़ी बहुत तेजी से चल रहा है तो हो सकता है गाड़ी आपस में टकरा जाए, तो ओवर स्पीडिंग की वजह से भी आपका ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट हो सकता है। पुअर मेंटेनेंस की, व्हीकल या इंफ्रास्ट्रक्चर के पुअर मेंटेनेंस की वजह से हो सकता है। नेचुरल हजार्ड जैसे कि फॉग और स्टॉर्म की वजह से भी आपका ये सब चीज हो सकता है। जैसे मान के चलो बहुत कुहासा है, गाड़ी आपस में टकरा गया, दिल्ली सब में ये सब अक्सर होते रहता है। दिल्ली सब में जो है ना, एयर पॉल्यूशन की वजह से तुम देखेगा अक्सर बहुत दूर दूर तक कुछ कुछ दिखाई नहीं देता है। तो दो गाड़ी, अब जब गाड़ी को आगे दिख ही नहीं रहा है और गाड़ी स्पीड में, तो आपस में क्या करेगा? गाड़ी में गाड़ी जाके क्या करता है? टकरा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब घटना जो है बहुत सारा होते रहता है। चलिए, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट का कारण हो गया। अब इसका असर क्या पड़ता है देखिए। स्वाभाविक है, अगर ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट होगा, दो गाड़ी आपस में टकराएगा या ट्रेन पटरी पर से उतरेगा, तो कुछ लोग सबसे पहले मरेंगे, उसके बाद कुछ लोग घायल भी होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सब दुर्घटना का असर हो गया। दूसरा, इकोनॉमिक लॉस भी होता है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे कि ट्रेन पूरा बेपटरी हो गया, ट्रेन का डब्बा में आग लग गया, तो ये सब चीज जो भी होता है ना, तो उसमें क्या होगा? रेलवे का क्षति तो होता है ना, इकोनॉमिक लॉस हुआ। डैमेज होता है गुड्स का, मतलब जो भी सामान है वो सब जल के राख हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो सकता है, ये सब चीज देखने को मिल सकता है। ठीक है। लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन सर्वायर्स। अब देखिए इसका सबसे खतरनाक असर क्या होता है कि जो भी हम लोग जिंदा बच जाता है ऐसे घटना के बाद, उसको इस सब चीज से उभारने में पूरा जीवन लग जाता है। ठीक है, जैसे कोई जो है ट्रेन दुर्घटना से बच के आया है, तो उसके दिमाग से ये सब एक्सीडेंट निकल ही नहीं पाता है, बहुत समय लग जाता है। तो ये इसका एक सबसे अच्छा इम्पैक्ट है। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? रेल एक्सीडेंट इन इंडिया, बालासोर ट्रेन क्रैश 2023 में हुआ है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या एक एग्जाम्पल हो गया। एयरप्लेन क्रैश हुआ था, ठीक है, एयर इंडियन एक्सप्रेस फ्लाइट 11 13/44/2020 में ये क्रैश हुआ है। तो ये सब चीज हमारा क्या है? इसका एग्जाम्पल है। चलिए लास्ट हम लोग इसमें मैनमेड में देखते हैं टेररिस्ट स्ट्राइक। टेररिस्ट स्ट्राइक करने का मतलब जो है जब आतंकवादी हमला होता है। ठीक है, आतंकवादी हमला क्या है वो तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कोई इंडिविजुअल, मतलब किसी एक इंसान या फिर उसका जो संगठन है उसके वजह से लोगों के बीच डर, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस या फिर आइडियोलॉजिकल रीजन की वजह से कोई भी तरह का वायलेंस होता है, उसको हम लोग टेररिस्ट स्ट्राइक कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मान के चलो कोई मंदिर है, टेररिस्ट लोग अटैक, धमकी दे दिया कि हम जो है वो मंदिर उड़ा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो वो एक तरह का क्या है? टेररिस्ट स्ट्राइक ही है। ठीक, या फिर किसी स्कूल को जाके अपना क्या कर लिया, बंदी बना लिया, तो ये सब हमारा क्या है? टेररिस्ट स्ट्राइक ही है, जिसकी वजह से आपको वो क्या करता है? मेनली हिंसा फैलाने का कोशिश करता है, या फिर आपको डर वगैरह क्रिएट करता है आपके मन में। ठीक है, ये सब जनरली क्यों किया जाता है? कोई नेता वगैरह को, या फिर कोई पॉलिटिकल रीजन की वजह से हो सकता है, या फिर रिलीजियस रीजन की वजह से हो सकता है, या फिर आइडियोलॉजिकल रीजन यानी विचारधारा की वजह से भी हो सकता है टेररिस्ट स्ट्राइक। इसका कारण क्या क्या है? एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज। ठीक है, इसका एक सबसे अच्छा कारण क्या है हमारा? एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट करने का मतलब अतिवाद, मतलब जो बहुत ज्यादा इधर उधर का सोच लेता है या फिर गलत सोच लेता है, तो ये सब चीज की वजह से होता है। आपको एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन आपको कोई कुछ कह दिया, आप उसके बहकावे में आ गए। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से भी होता है और सोशल अनरेस्ट की वजह से होता है। अगर आपका जो है एक अच्छा सरकार नहीं है, एक मजबूत सरकार नहीं है, तो उसके वजह से भी हमारा जो है ये चीज हो सकता है। बात समझ में आ रही है? जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी हो सकता है आपका टेररिस्ट स्ट्राइक वगैरह।
बात समझ गए। चलिए, इम्पैक्ट का अगर बात किया जाए तो लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपका जीवन चला जा सकता है, सॉरी, आपका टेररिस्ट अटैक की वजह से लोग मरते ही है, प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, बम उम से उड़ा दिया तो प्रॉपर्टी हमारा नुकसान ही होता है। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा अलग होता है, जो भी ये सब स्ट्राइक से, ये टेररिस्ट आतंकवादी हमला से जो लोग बच जाते हैं तो उसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, उस सबसे वो बाहर ही नहीं निकल पाता है। बात समझ में आ रही है? वो जो भी दुर्घटना उसके जीवन में पूरा दिमाग में चलते ही रहता है। इकोनॉमिक लॉसेस होता है, डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल लाइफ। ठीक है, इकोनॉमिक लॉस क्या होता है? जैसे मान के चलो कोई मंदिर में बम बम से उड़ाने का धमकी दे दिया, ठीक है, तो अब वहां पे लोग जाएगा नहीं, नहीं जाएगा तो फिर वहां का जो भी हमारा जो है इकोनॉमी चल रहा था, अर्थव्यवस्था चल रहा था मंदिर के आसपास, या मंदिर का जो अर्थव्यवस्था था उस पर क्या होगा? असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब इसका इम्पैक्ट हो गया। एग्जाम्पल क्या है? 9/11 अटैक जो हुआ था यूएसए में 2001 में, मुंबई टेरर अटैक 2008 में हुआ था, तो ये सब इसका क्या है? एग्जाम्पल है। चलिए, अब हम लोग इस मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक पे आते हैं, हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया। ठीक है, हजार्ड मतलब क्या होता है? हजार्ड मतलब होता है खतरा या जोखिम। हजार्ड मतलब क्या है? खतरा या जोखिम। वल्नरेबिलिटी मतलब असुरक्षा। ठीक है, वल्नरेबिलिटी कहने का मतलब जो है असुरक्षा। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो है इंडिया के अंदर क्या क्या खतरा है और क्या क्या असुरक्षा का माहौल है। ठीक है, भारत के अंदर क्या क्या हमारा खतरा है और क्या क्या असुरक्षा का माहौल है भारत के अंदर, वो चीज हम लोग यहाँ पे अब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हजार्ड प्रोफाइल ऑफ इंडिया का बात किया जाए तो इंडिया इज ए प्रोन। प्रोन मतलब संवेदनशील, मतलब यहाँ पे हमारा कोई भी तरह का नेचुरल या मैनमेड हजार्ड आसानी से हो सकता है, और ये होने का कारण क्या क्या है? डाइवर्स जियोफिजिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, अलग अलग तरह का जो भी ज्योग्राफिकल, सॉरी, अलग अलग तरह का जो भी ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके वजह से हमारा इंडिया के अंदर कभी भी नेचुरल या मैनमेड डिजास्टर, जिसको आप आपदा कहते हो, वो कभी भी हो सकता है। ठीक, जैसे कि अगर पहाड़ी इलाका है, उधर बहुत तेज बारिश आ गया, पानी नहीं जम गया, तो वो भी एक ऑप्शन है। ठीक है, समुद्री इलाका है, वहां पे हमारा सुनामी आ गया। ठीक है, ये सब चीज हमारा होते रहता है। अब क्या क्या हजार्ड इंडिया के अंदर आ सकता है? तो हम लोग दो तरह का हजार्ड देखेंगे, एक नेचुरल एक मैनमेड भी देखेंगे। तो नेचुरल हजार्ड में हमारे पास क्या क्या है? तो सबसे पहला अर्थक्वेक आ गया। तो भारत के अंदर जो है 60% ऑफ इंडियाज लैंड इज सेस्मिकली एक्टिव, जोन 2 टू जोन 5। ठीक है, अर्थक्वेक आने का मतलब इंडिया के अंदर अगर बात किया जाए तो 60% इलाका भारत का जो है उसमें अर्थक्वेक आने का चांस हमेशा रहता ही रहता है। ठीक है, ये सब सेस्मिकली एक्टिव जोन है इंडिया के अंदर, कितना? 60%, याद रखिएगा। दूसरा हमारा फ्लड का अगर बात किया जाए तो फ्लड आपका रेगुलरली जो भी मेजर रिवर है, जैसे कि गंगा बेसिन हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गोदावरी हो गया, ये सब में फ्लड अक्सर आते ही रहता है। और इसका जो भी ट्रिब्यूटरी है, मतलब ये सब का जो भी सहायक नदी है, ठीक है, वो सब में भी फ्लड अक्सर आते रहता है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर फ्लड भी आता है, अर्थक्वेक भी आता है, और इंडिया के अंदर क्या क्या आ सकता है? साइक्लोन वगैरह आता है, जो भी कोस्टल रीजन है। ठीक है, खास करके ईस्ट कोस्ट वाला, वहां पे आपका जो है साइक्लोन अक्सर आते ही रहता है। जैसे कि आपका उड़ीसा सब में आप देखिएगा अक्सर साइक्लोन आते रहता है। ड्राउट, सुखाड़ का अगर बात किया जाए, 68% जो है सूखा एरिया है। बात समझ में आ रही है? तो वहां पे सुखाड़ होते रहता है। लैंडस्लाइड का अगर बात किया जाए, कॉमन इन हिमालयन एंड वेस्टर्न घाट रीजन। आपका जो भी हिमालय का इलाका है या फिर वेस्टर्न घाट का जो इलाका है, वैसे कंडीशन में आपका क्या है? लैंडस्लाइड वगैरह होते रहता है, सुनामीज वगैरह आते रहता है। ठीक है, सुनामीज वगैरह करने का मतलब जो है इंडियन ओशियन या कोस्ट लाइन सब में जो है आपका सुनामी आने का खतरा जो है हमेशा मंडराते रहता है, और सुरक्षा का माहौल बना हुआ है। ठीक है, मैनमेड हजार्ड का अगर बात किया जाए तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया, केमिकल स्पिल, अर्बन फायर, ये सब भारत के अंदर होते रहता है। तुम जरूर सुनोगे कहीं पे गैस लीक कर गया, कहीं पे हमारा जो है ये लिक्विड जो है पानी में फैल गया, या कहीं पे आग लग गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट, ट्रेन दुर्घटना, ये सब चीज होते रहता है। तो इंडिया के अंदर ये सब जो है डर है, और ये सब असुरक्षा का कारण हो सकता है। तो ये सारा चीज आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, आपको ये सब पे नोट लिखने आता है एग्जाम में। चलिए, वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया।
अगर इंडिया के अंदर असुरक्षा का बात किया जाए तो इसमें हमारा क्या क्या चीज देखने को मिल सकता है। वल्नरेबिलिटी का भी मतलब आपको बताया क्या, असुरक्षा। अब प्रोफाइल ऑफ इंडिया करने का मतलब कि भारत के अंदर असुरक्षा का क्या क्या कारण हो सकता है, किस किस वजह से ये सब चीज होता है। तो सबसे पहला हाई पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से आपका क्या हो सकता है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, जिसकी वजह से वल्नरेबिलिटी होता है। आपका जो है सही से, जैसे कि अचानक से पॉपुलेशन बढ़ने लगा, अब कहीं पे घर बनना था, कहीं पे फैक्ट्री लगना था, ठीक है, तो वो सब चीज की वजह से नुकसान हो सकता है। जैसे कि मान के चलो कि अगर सही से प्लानिंग होता है तो फैक्ट्री हम लोग जो है शहर के बाहर लगाते हैं, ठीक है। अगर प्लानिंग सही से होता है तो फैक्ट्री हम लोग शहर के बीच में नहीं लगाते, शहर के बाहर लगाते हैं, ताकि अगर किसी भी तरह का बीमारी फैले फैक्ट्री के लीकेज की वजह से या उसके नेग्लिजेंस की वजह से, तो वो आम जनजीवन को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन अगर आपका अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुआ है, मतलब बिना प्लानिंग किए हुए शहर बस गया, बिना सोचे समझे लोग जाके घर मकान बना लिया, ठीक है, तो फिर वैसे कंडीशन में आपका क्या होगा कि नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए, दूसरा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक प्रॉपर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन हाइटन रिस्क। अब जैसे कि मान के चलो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गया, पॉवर्टी यानी कि गरीबी का कारण हो गया, ठीक है, तो लोग गरीब है तो लोग कहीं पे भी जाके रहने के लिए मजबूर है, बात समझ में आ रही है। या फिर छुआछूत का बात हो गया, अमीर गरीब का बात हो गया, तो वो सब चीज की वजह से लोग जो है, जो कमजोर वर्ग है उसको कहीं पे भी मरने के लिए छोड़ देता है, बात समझ में आ रही है। तो ये इंडिया के अंदर ये सब चीज अभी भी चलता है। फ्रेगाइल इकोसिस्टम, ये जो शब्द है फ्रेगाइल, ठीक है, एक बड़ा प्यारा शब्द है फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है आपको पता है? देखिए, फ्रेगाइल का मतलब होता है कमजोर या नाजुक, ठीक है। तो हमारा जो है इकोसिस्टम जो है, जो बना हुआ है, वो हमारा जो है इस पे असर पड़ता है, बात समझ में आ रही है। जैसे कि फॉरेस्ट में, वेटलैंड सब में, ये सब आपको इसका असर देखने को मिलता है। तो वहां से पक्षी को, आम जनजीवन को वहां से छोड़ के जाना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पे आपका क्या हो सकता है, किसी भी तरह का आपदा आ सकता है। Vulnerable communities include coastal, mountain and rural population. Vulnerable communities मतलब असुरक्षित communities जो है, उसमें हमारा क्या आ सकता है, कोस्टल, माउंटेन और रूरल पॉपुलेशन, ये सब आ सकता है। आगे हमारा क्या, माउंटेन एंड कोस्टल एरियाज में हम लोग हजार्ड देखते हैं कि हमारा क्या क्या खतरा है माउंटेन एरिया में और कोस्टल एरिया में। माउंटेन एरिया का एक मतलब हो गया पहाड़ी इलाका में क्या खतरा है, कोस्टल एरिया मतलब समुद्री तट के पास जो जगह है वहां पे क्या खतरा है। तो सबसे पहले माउंटेन एरिया को देखते हैं। माउंटेन एरिया में हमारा क्या क्या हजार्ड आ सकता है, किस किस तरह का खतरा हो सकता है। सबसे पहला लैंडस्लाइड आएगा। अभी तुरंत आपको बताया कि ये पहाड़ है, पहाड़ पर का ये पूरा का पूरा मिट्टी ससड़ के नीचे पूरा जमीन पे आ जाएगा, उसको हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं। एवलांचेज आ सकता है, अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह आ सकता है, फ्लड आ सकता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ सकता है। तो ये सब चीज जो है हमारा पहाड़ी इलाका में देखने को मिल सकता है, ये सब हजार्ड आ सकता है वहां पे, ठीक है। इसका, इसमें वल्नरेबिलिटी की बात क्या है, वल्नरेबिलिटी मतलब क्या क्या चीज असुरक्षित है, ठीक है। तो फ्रेगाइल जियोलॉजी और स्टीप स्लोप्स, ये सब चीज हमको देखने को मिल सकता है। पुअरली कंस्ट्रक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर असर पड़ सकता है। इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन एंड टूरिज्म एक्टिविटीज, ठीक ना, तो ये सब चीज हम लोग को देखने को मिल सकता है। रीजन्स ऑफ रिस्क, सॉरी, रीजन्स एट रिस्क, आपका कौन कौन सा रीजन जो है खतरे में है, जैसे कि हिमालयन रीजन खतरे में, वेस्टर्न घाट खतरे में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो सब खतरे में। कोस्टल एरियाज का अगर बात किया जाए, की हजार्ड्स का अगर बात किया जाए, तो इसमें साइक्लोन, सुनामी, स्टॉर्म अर्ज, कोस्टल इरोजन, सॉल्ट वाटर इंट्रूशन, ये सब चीज आपको देखने को मिलता है, बात समझ में आ रही है। वल्नरेबिलिटी का बात किया ही जाए तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी अलोंग द कोस्ट, ठीक है। आपका जो है कोस्ट के आसपास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मतलब अचानक से कोई भी कहीं पे जाके इंडस्ट्री लगा दिया, कोई कहीं जाके बस गया, तो वो सब चीज भी इसका एक ऑप्शन है। लॉस ऑफ मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स और कोरल रीफ का लॉस वगैरह जो है, ये सब कोस्टल एरियाज में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। रीजन्स एट रिस्क, अब इसके वजह से कौन कौन सा रीजन रिस्क पे कोस्टल एरिया में, तो आपका ईस्ट कोस्ट यानी कि बे ऑफ बंगाल हो गया, वेस्ट कोस्ट अरेबियन सी हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सब चीज आपका जो है रिस्क पे है। इकोलॉजिकल फ्रेगिलिटी, ये हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है। इकोलॉजिकल फ्रेगिलिटी क्या होता है, अभी तुरंत आप बताया। फ्रेगिलिटी मतलब क्या, कमजोर पड़ना, ठीक है, या नाजुक स्थिति जो है।
तो इकोलॉजी तो आप समझते हैं ना, पर्यावरण, पर्यावरण का जो भी हमारा एक संरचना बना हुआ है उसका नाजुकता क्या क्या है वो सब हम लोग देखते हैं। तो refers to the susceptibility of ecosystem to damage from natural and human included activities। ठीक है, नेचुरल और ह्यूमन इंक्लूडेड एक्टिविटीज जो है उसमें आपका जो भी इकोसिस्टम है उस पर असर डाल सकता है। कौन असर डाल सकता है? ये आपका इकोलॉजिकल फ्रेगिलिटी की वजह से। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि आप पेड़ उड़ काट दिए, माइनिंग कर लिए, अर्बनाइजेशन, शहर बस गया जा करके, बहुत ज्यादा मछली मार लिए, क्लाइमेट में परिवर्तन हो गया, तो इससे हमारा क्या होगा? इकोलॉजी डिस्टर्ब होता है। ठीक है, हमारा क्या डिस्टर्ब होता है? इकोलॉजी डिस्टर्ब होता है। बात समझ गए? चलिए, मॉन्टेनियस इकोसिस्टम में हमारा क्या होता है? मॉन्टेनियस इकोसिस्टम में हम लोग जो डिफॉरेस्टेशन वगैरह होता है, ओवर ग्रेजिंग होता है, सॉइल इरोजन होता है, या फिर अगर आपका क्लाइमेटिक चेंज वगैरह हो गया तो जिससे बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, तो ये सब चीज की वजह से आपका जो है इकोलॉजी पे बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। कोस्टल इकोसिस्टम में हमारा क्या होता है? कोस्टल इकोसिस्टम मतलब जो भी हमारा समुद्री तट तट का अगर बात किया जाए, सी लेवल हमारा ऊपर बढ़ गया, ठीक है, कोरल ब्लीचिंग देखने को मिल गया, मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन हो गया, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा जो है बहुत ज्यादा असर पड़ता है यहाँ पे। ठीक ना। लास्ट अगर बात किया जाए इकोलॉजिकल फ्रेगिलिटी में, एक बार फिर से देखते हैं कि इसका असर क्या क्या पड़ता है। तो आपका जो है, अगर आपका इकोलॉजिकल सिस्टम जाएगा तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। ठीक है, अलग अलग तरह का पशु पक्षी या पेड़ पौधा जो पाया जाता था वो दिखना बंद हो जाएगा, सबसे पहला बात। दूसरा बात क्या है कि इकोसिस्टम सर्विस जो है वो आपका खराब हो जाएगा, जैसे कि आपको प्योर वाटर जो मिलता था, फर्टाइल सॉइल मिलता था, वो सब अब मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, डिजास्टर जैसे कि फ्लड और ड्राउट का चांस बढ़ जाएगा, प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ आने का चांस बढ़ जाएगा, सुखाड़ का चांस बढ़ जाएगा। तो ये सब किसकी वजह से होता है? इकोलॉजिकल फ्रेगिलिटी के वजह से होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आपको हो सकता है कि कुछ कुछ चीज समझ में नहीं आएगा, आप उसका कोशिश कीजिएगा कि हिंदी मीनिंग देख लीजिए एक बार। ठीक है, या फिर और ये सब चीज आप बुक वगैरह में डिटेल में पढ़ेगा तो ये सब चीज और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे मॉड्यूल 2 जो है समाप्त होता है। हम लोग जो है डिजास्टर के बारे में, डिजास्टर कितना टाइप का होता है, क्या क्या असर होता है, वो सब चीज हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, 2-3 बार देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। और एक बात, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। आप मेरा बाकी का वीडियो जरूर देखिए, अदर सब्जेक्ट का भी आप देख सकते हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।